यूट्यूब चैनल ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे क्लास 9 का पोल साइंस राजनीति विज्ञान का अध्याय जिसका नाम है संविधान निर्माण। बहुत इजी चैप्टर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम इसमें ये जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकताएं क्या है, और हम यहाँ पे दो देशों के संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक है साउथ अफ्रीका और एक है हमारा देश इंडिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है कि संविधान है क्या, संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान नियमों व कानूनों की एक पुस्तक है जो देश को चलाने में मदद करती है। संविधान क्या है, मेनली जो नियम है, जो कानून है, उनकी बुक है, रूल रेगुलेशंस की एक बुक है जो कि किसी भी देश को नियंत्रित रखने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे एक आता है जो कि आपके रीजनिंग में ज़्यादा आता है, वो एक क्वेश्चन होता है ना आर और ए वाला, तो उसमें आता है। तो देखिए ये ज़रूरी है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, जहाँ पे लोकतंत्र होगा, वहाँ पे संविधान होना ही होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे संविधान हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इतना ही था। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे साउथ अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में। तो जैसे कि जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे भी यूरोप के लोग आए थे शासन करने के लिए। पहले वो व्यापार के बहाने आए, फिर वहाँ पे इन्होंने क्या करा, शासन चलाना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे इन्होंने एक रंग भेद की नीति अपनाई। नाम क्या है नीति का, रंग भेद की नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब रंग भेद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो भेदभाव करते थे लोगों के रंग के कारण। साउथ अफ्रीका में जितने भी जो लोग होंगे उनकी जो स्किन है वो ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा काली है, तो वो काले गोरे का भेद करते थे। इसको हम बोलेंगे रंग भेद की नीति। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। जो मंडेला उनकी एक बुक है जिससे आपके पास एमसीक्यू आता है कि नेल्सन मंडेला ने कौन सी बुक लिखी। तो उन्होंने लिखी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज से लड़ने के लिए यहाँ पे एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, और जिसमें कहीं ना कहीं जो नेल्सन मंडेला है इनका भी बड़ा सहयोग था। उसके बाद नेल्सन मंडेला को 28 सालों के लिए जेल में डाला गया, और इनका जो संघर्ष है 1950 से लेकर 1994 तक चला। 1994 26 अप्रैल 1994 का जो देश है वो आज़ाद हो गया, और इसी साल यहाँ का पहला चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जो नेल्सन मंडेला है वो जीत गए। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे संविधान निर्माण हुआ। तो ये था हमारा साउथ अफ्रीका। अब हम यहाँ पे जानेंगे, अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है संविधान के कार्य, महत्व, उद्देश्य या फिर आवश्यकता, उसमें आपको यही जो 5 पॉइंट है वो लिख कर आने हैं। हर क्वेश्चन में आपको यही लिख कर आना। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहला है कि जो संविधान है ना वो आवश्यक है लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के लिए, और लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो पद हैं, जो मंत्री हैं, उनके कार्य को तय कौन करेगा, संविधान करेगा। और इसका दूसरा काम है सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्य क्षेत्र को तय करना। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। उन तीनों के काम को देखना, उन तीनों के कामों पर नियंत्रण रखना, किसका काम होगा, संविधान का। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एक जो शक्ति है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, देश में जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर समाज का निर्माण करना भी किसका काम होता है, हमारे संविधान का। अगर हम देखोगे इंडिया को, अगर हम देखें तो इंडिया में आपको अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग राज्य मिलेंगे, भाषा अलग होगी, संस्कृति अलग होगी, लेकिन फिर भी हम सबके सब एक देश में बंधे हुए हैं, एक देश में रहते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, संविधान है, क्योंकि संविधान ने एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए क्या बनाए, नियम कानून बनाए हैं। और जो भी यहाँ के जो नागरिक हैं उनको अधिकार प्राप्त करना, उनको बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करना भी किसका काम होगा, संविधान का काम होगा। अगर कोई शक्ति, जैसे कि शक्ति का मतलब हमारा हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अगर इसमें से कोई भी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो उस दुरुपयोग को रोकेगा कौन, संविधान रोकेगा। अब हम चलेंगे आगे। तो चलिए हम जानेंगे संविधान निर्माण। संविधान निर्माण अब हम किसके जानेंगे, अपने इंडिया का जानेंगे।
तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय संविधान बनने में जो उसको बनने में जो प्रतिकूल और जो अनुकूल जो वातावरण है उसकी व्याख्या कीजिए। मतलब कि उसको कौन कौन सी समस्याएं हुई संविधान बनाने में और उसके लिए कौन कौन सी आसानी हुई संविधान बनाने में। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, प्रतिकूल वातावरण या फिर समस्या की। तो देखिए यहाँ पे जो उपनिवेश था, जैसे कि आपको पता है कि जो भारत है वो किसका गुलाम था, वो ब्रिटेन कंपनी का गुलाम था। तो वो एक उपनिवेश था जो कि सबसे बड़ी परेशानी थी उसके संविधान बनाने में। यहाँ पे कई प्रकार के धर्म वाले लोग थे, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, कल्चर अलग अलग था। तो इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ बांधना बहुत मुश्किल था, एकत्र करना बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। यहाँ पे 10 लाख के आसपास लोग मारे गए, जिसमें हिंदू और मोहम्मदन दोनों शामिल थे। अब यहाँ पे जो रिफ्यूजी की जो समस्या है वो भी है। रिफ्यूजी क्या होता है, रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि अन्य या फिर जो देश होते हैं उनसे शरणार्थी का आना, हम क्या बोलेंगे उसे रिफ्यूजी। और यहाँ पे देश विलय, ये इम्पोर्टेंट है, देश विलय जो नीति है वो क्या है। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या चाल चली कि भारत में अब कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पे किसका अधिकार था, राजा का अधिकार था। अब जो राजा है वो चाहता तो अपना एक अलग देश बना पाता या फिर किसी भी देश में शामिल हो जाता, तो इससे क्या हुआ, भारत और ज़्यादा टूट सकता था। तो यहाँ पे जो देश विलय है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। अब हम देखेंगे इसकी अनुकूल वातावरण, अब हम जानेंगे इसके अनुकूल वातावरण से मतलब कि भारत के संविधान को बनाने में हमें कौन कौन सी आसानी हुई। तो देखिए सबसे पहले तो अधिनियम है 1935 जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आया संविधान को बनाने में, तो उसको डायरेक्टली ले लिया गया। अगला क्या हुआ, जो भारत है, भारत को आज़ाद होने से पहले बहुत सारे जो देश है वो आज़ाद हो गए, जैसे कि फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रूस हो गया। तो यहाँ पे जो भारत है उसने अलग अलग देश से देखा कि वो लोग किस प्रकार से आज़ाद हो रहे हैं। उन्होंने कई देशों से अनुभव लिया कि अगर अपनी सरकार बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से देशों से कौन कौन सी चीज़ें उठाएंगे ताकि उनका जो देश है वो बहुत मजबूत बने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जो फ्रांस है उससे उन्होंने बंधुत्व का नारा लिया, भाई बंधुत्व समानता। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों से अलग अलग जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं संविधान से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ली गई। अब क्या हुआ, 1928 की बात है, मोतीलाल नेहरू समिति, ये वाला क्वेश्चन आता है कि 1928 में कौन सी समिति बनी या फिर उसका काम क्या हो। तो मोतीलाल जो नेहरू जो समिति है उसने पहले से ये संविधान का एक प्रतिरूप बना लिया। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि उससे अलग ही, मतलब कि उसके जैसा ही बनाया लेकिन वो असली नहीं है। तो इस प्रतिरूप के कारण क्या हुआ, आगे चल के जो संविधान है वो इजीली बन गया। अब हम देखेंगे जो संविधान जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ। अगर आपको ये जानना है तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। अगर आपने वाले क्वेश्चंस आंसर याद कर लिए तो आप ये समझ जाओगे। सबसे पहला तो ये आता है कि संविधान जो निर्माण है इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। अब संविधान जो सभा है उसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे जिन्होंने संविधान बनाया। अब उन सदस्यों को चुनाव विधि के द्वारा चुना गया। तो जो चुनाव विधि है वो कब हुई, वो 1946 में हुई। और संविधान सभा की जो पहली जो बैठक है वो भी 1946 में हुई। अब आते हैं यहाँ पे सदस्यों की संख्या। सबसे पहले जो संविधान है उसमें सदस्यों की संख्या 300 के अराउंड में थी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब विभाजन हुआ या फिर जब संविधान हमारा खत्म हो गया तो इसमें बस 299 सदस्य बचे। और ये बना कब, इसका निर्माण कब हुआ, तो नवंबर 1949 को बन गया था। ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। अब आता है हमारे पास इसके अध्यक्ष कि जो संविधान जो सभा इसके अध्यक्ष कौन है, इसमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे दो अध्यक्ष हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चल के भारत के कौन बने, राष्ट्रपति बने। अब अगर हम बात करें जो संविधान है उसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति। लेकिन संविधान के अध्यक्ष, बस संविधान के जो अध्यक्ष है वो कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। और गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका लिखी गई, तो उस पत्रिका का नाम कई बार MCQ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो वो पत्रिका यंग इंडिया।
तो चलिए अब हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, भारत की प्रस्तावना की उद्देशिका के बारे में। अगर आपको आपकी बुक से कोई भी बुक मिलती है या फिर सपोर्टिंग है या फिर कोई भी एनसीईआरटी है, तब आप उसकी कुछ पन्ने पलट के देखोगे तो आपको एक उद्देशिका मिलेगी कुछ इस तरीके की। तो इसको हम बोलते हैं भारत की संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। आई होप कि आपको दिख रही होगी। तो यही जो उद्देशिका है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार करो ना कि आपके बुक में जो भी उद्देशिका है उसके वो पढ़ के देखो ना, तब आपको इसका जो मीनिंग है वो इजीली समझ में आ जाएगा। जो हमारा जो संविधान है उसका जो पहला पेज है वही है उद्देशिका, जिसको हम भारत की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको हमने क्यों जितनी भी बुक्स है उसमें दिया है, क्यों इसे अपने संविधान का फ्रंट पेज बनाया है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने अपने भारत के संविधान को कौन कौन से स्रोतों से लिया है। दूसरा, इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे भारत के संविधान को बनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है, उसे क्यों बनाया गया है, और इसी से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कानून परीक्षण आधार क्या है, मतलब कि हमारा जो संविधान है वो किस आधार पे बनाया गया है, वो किस आधार से लिया गया है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तो ये है इसके लक्ष्य। अब हम जानते हैं भारत संविधान की उद्देशिका के बारे में, क्योंकि इससे आपके जो पेपर है उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, 2 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन पे इससे आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे हम भारत के लोग। अब यहाँ पे हम भारत के लोगों से मतलब ये है कि जो संविधान जो बनाने वाले हैं वो भारत के ही नागरिक है, वो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं है, ना ही कोई अंग्रेज है। तो यहाँ पे हम भारत के लोग। अब आते हैं प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत के जो नागरिक है वो अपने जो फैसले वो खुद से ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा। तो यह आपके तरीके से अधिकार है। अब समाजवादी, हमारा भारत का जो संविधान होगा इसमें समाजवादी होगा, मतलब कि यहाँ पे जो समाज के जो मुद्दे होते हैं उनको सही रूप से लिया जाएगा, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और यहाँ पे समानता दिखेगी, यहाँ पे जो बंधुत्व है वो रहेगा। तो समाजवादी हमारा संविधान है। और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष रहेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी में भी भेदभाव ना करना, किसी के भी पक्ष में ना रहना, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है, इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। जिस तरीके से अगर आप देखोगे पाकिस्तान का जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है, तो हमारे भारत का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। हमारा जो भारत है वो सारे धर्मों को इक्वल मानता है। और ये जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार है वो कैसे ही वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। गणराज्य है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारे देश पे क्या करेगा, शासन करेगा, तो उसको भी कौन चुनेगा, भारत के जो समान जो नागरिक है, भारत की जो आम जो जनता है वही चुनेगी। और यहाँ पे जो न्याय है वो हर किसी को मिलेगा, किसी के भी मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी किसी भी धर्म को अपनाने की, अपनी संस्कृति मनाने की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे जो विचार है, ये हमारी संस्कृति किसी और को हार्म ना पहुँचे, किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। और समानता है, अपने देश में जितने भी जो लोग हैं वो सब के सब कौन है, समान है। किसकी नज़र में, कानून की नज़र में उनमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हो वो हम नहीं देख सकते हैं। और बंधुता का मतलब होता है एक साथ रहना, एकत्रित होकर रहना, भाई बहन की तरह रहना। तो हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो देश है वो देश ना बन के परिवार बन जाए, जिसमें हम सबके सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। तो इतना ही था हमारा चैप्टर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।